हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज हम लोग क्लास। आज यूनिट 9 हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में इससे आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सारा का पीवाईक्यू भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसका डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज पूरा। ओके, इस बार तो सभी लोग यूनिट 9 को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या चीजें जो है आपको दी गई है, क्या-क्या चीजें आपको पढ़नी है। ओके, सबसे पहले योग में अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। आवाज सही है ना? बता दीजिएगा एक बार। आवाज क्लियर है या फिर कम आ रही है? ठीक है ओके, मैम, क्लियर है। ठीक। तो योग के अनुप्रयोग अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। ओके, अनुप्रयोग एवं दर्शन के रूप में योग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग चेतना का अर्थ, परिभाषा का स्वरूप, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, योग सूत्र, योग वशिष्ठ के परिप्रेक्ष्य में मानव चेतना का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक पक्ष, मानव चेतना के विकास की यौगिक विधियां, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग और हठ योग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 9 में। शिक्षा में योग की क्या भूमिका है, योग शिक्षा की प्रमुख जो है विशिष्टताएं क्या क्या है, विशेषताएं, योग शिक्षा के घटक क्या क्या है, शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण, ये 3 जो है शिक्षा के घटक बताए गए हैं। मूल्य आधारित शिक्षा के बारे में देखेंगे, उसके अर्थ, परिभाषा, मूल्यों के प्रकार के बारे में। योग के शिक्षण की विधि को देखेंगे, शिक्षण एवं अधिगम के बारे में, टीचिंग और लर्निंग के बारे में, उसकी अवधारणा, दोनों में संबद्धता क्या क्या है टीचिंग और लर्निंग में, साथ में शिक्षण के सिद्धांत, अध्यापन विधियां का अर्थ, कार्य क्षेत्र, उनको प्रभावित करने वाले तत्व। शिक्षण की विधियां व्यक्तित्व, सामूहिक और अधिसंख्य जो है समूह। उसके साथ ही उत्तम पाठ योजना के बारे में, आवश्यक तत्व को देखेंगे। उत्तम पाठ योजना क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या क्या है, उसकी अवधारणाएं, आवश्यकताएं, योग के अध्यापन की योजनाएं, शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम और ध्यान के बारे में देखेंगे। उसके साथ ही पाठ योजना के नमूनों के बारे में देखेंगे। पाठ योजना के बारे में, पाठ योजना के विषय के बारे में, वस्तु की योजना, केवल धाम द्वारा विकसित पाठ्य योजना की भूमिका, बांधने के जो आवश्यक चरण की विधि को देखेंगे हम लोग। ओके, तो ये है आपका सिलेबस। उसके साथ ही इसमें बताया गया आदि योग कक्षा की मूल्यांकन विधियां, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप योग कक्षा का न्यूनीकरण, उपरोक्त वर्णित अध्यापन विधियों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का अभ्यास विद्यार्थियों के लिए जो है आवश्यक होगा। तो ये सारा चीज देखना है। योग कक्षा, आवश्यक पहलू, क्षेत्र, योग कक्षा में बैठने का प्रबंधन और आयोजन, और अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण, प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जो हम लोग भगवत गीता के 34 नंबर श्लोक में देखते हैं, चौथा अध्याय का। तो ये सारा चीज आपका यूनिट 9 से रिलेटेड है और हम लोग इसी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले योगा अभ्यासों की अध्यापन विधि। ये आपकी पुस्तक है। मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगी आप लोग नोट करते जाइएगा मेरे साथ। तो ये आपका बुक है, योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियां। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका बुक अवेलेबल होता है। हम लोग इसी से देखेंगे। यही आपके बुक सिलेबस में यही बताया गया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे के द्वारा, ठीक है, याद रखना है। श्री
मंत कुमार गांगुली। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी बेस पे हम लोग टोटल यूनिट 9 को पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट 9 को इसी बुक के, जो कि आपका बुक है, इसी बुक के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये आपके बुक है और इसमें सारा कुछ यूनिट 9 के दिए गए हैं। ठीक है, योग और उसके योगाभ्यास, अध्यापन की विधियां, उसके अर्थ एवं कार्य क्षेत्र, अध्यापन की विधियां के स्रोत, कक्षा का प्रबंधन, योग में अध्यापक, साधन और उसका महत्व, योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान, पाठ योजना, योगाभ्यास, अध्यापन के पाठ, तो और यौगिक अभ्यास से संबंधित टिप्पणियां, यौगिक अभ्यासों का तुलनात्मक अध्ययन और यौगिक अभ्यासों का प्रमुख तथ्य। तो ये सारी चीज हम लोग इन्हीं से जो है आपको पूरा यूनिट 9 पढ़ाया जाता है। और लेखक का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और श्रीमंत कुमार गांगुली। ओके, तो जो जो मेन चीजें हम लोग यहाँ पे हाईलाइट भी करेंगे और उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, एक तरीके से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं ना पेपर 1 में, उसी तरीके से ये आपका जो है योग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड है। ओके, किस तरीके से आपको क्लासेस लेनी है, किस तरीके से योग का प्रबंधन करना है, वो सारी बातें। तो अभी हम लोग देखेंगे प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति के बारे में। ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इस बुक में आपको यही बताया गया है। तुलनात्मक, दोनों के बीच में तुलना हम लोग देखेंगे, आधुनिक समय में और प्राचीन समय में। ठीक है, प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा रही थी और आधुनिक समय में शिक्षा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या जो है तुलनात्मक अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है। ओके, क्लियर है ये सभी को? तो हम लोग देखेंगे कि जब प्राचीन हमारा समय था तो उस समय छात्रों की संख्या क्या होती थी, सीमित हुआ करती थी। हम लोग पढ़ते थे कि बच्चे गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, अब सारे बच्चे तो गुरुकुल में जाके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रों की संख्या सीमित होती थी। लेकिन अगर अभी वर्तमान समय में बात करेंगे तो यहाँ पे छात्रों की संख्या असीमित होती है, बहुत अधिक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। समय का बंधन नहीं था, प्राचीन समय में समय का कोई बंधन नहीं था। ये लोग आप हो सके तो नोट भी करते जाइएगा तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर आप नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कहाँ चला गया लिंक? हम्म, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे समय का बंधन नहीं था, कोई टाइम टेबल की बात यहाँ पे नहीं की जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपका समय का बंधन अनिवार्य होता है। जैसे हम लोग अभी क्लास करते हैं तो हम लोग का टाइमिंग है कि हम लोग रात को ही ज्यादातर क्लासेस करवाते हैं। आपकी लगातार 7 से लेके 10 बजे तक क्लासेस होती है, या फिर स्कूल वगैरह में जाते हैं तो 10 से लेके 4 बजे तक हो। इस तरीके का समय का बंधन वहां पे अनिवार्य होता है कि इतना से इतना बजे ही आपकी पढ़ाई होगी। जबकि यहाँ पे समय का, प्राचीन समय में समय का कोई बंधन नहीं था। उसके साथ ही हम लोग प्राचीन समय में छात्र का वर्ण वर्ग विशेष से संबंधित होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो आपके 4 वर्ण होते थे, उन्हीं के आधार पे उन्हें उसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करवाए जाते थे। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान समय में, अगर बात करेंगे, किसी भी वर्ण वर्ग का भेद नहीं किया जाता है, सभी लोग एक साथ बैठकर सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ओके, उसके साथ ही वैचारिक गुणवत्ता का महत्व। तो यहाँ पे विचार विचार जो है, यहाँ पे विचार वैचारिक गुणवत्ता के बारे में बताया गया, यानी कि यहाँ पे विचार जो है सबके अलग अलग होते हैं, इस तरीके से देखते हुए उसे पढ़ाया जाता था। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो अंकों के आधार पे गुणवत्ता जो है का आकलन किया जाता था। तो पहले विचार किस तरीके से, व्यक्ति का कितना ज्यादा उसका हर चीज को किस तरीके से वो समझ रहा है, ये देखा जाता था। जबकि अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो अगर किसी बच्चे की एबिलिटी को चेक करना हो तो उसके अंकों को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। ओके,
उसके साथ ही शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था। अगर प्राचीन समय में बात करेंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होता था, लेकिन अगर आधुनिक समय में बात करेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है अगर हम लोग आधुनिक समय में बात करेंगे तो। ओके, ये क्लियर है सभी को? सबसे पहले आपके बुक में यही बातें आपको बताई गई हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग योग और योगाभ्यास के बारे में सबसे पहले देखेंगे, योग एवं योगाभ्यास। तो यहाँ पे बताया गया है कि योग क्या है। योग और योगाभ्यास के बारे में बात करते हैं तो योग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञानानुशासन है। तो ये एक प्राचीन ज्ञान का अनुशासन है, इसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे कि क्या अभी वर्तमान समय में या फिर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम लोगों को पता है कि योग तो एक अत्यंत प्राचीन जो है ज्ञान अनुशासन है और भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से इसको हम लोग एक मानते हैं। उसके साथ ही आज सारा विश्व जो है मानव जाति के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के समाधान हेतु योग की ओर देख रहा है। यानी कि अगर कोई समस्या देखने को मिलती है, जैसे कोरोना वायरस आया, तो उस समय जो हम लोग योग की ओर शरण में लिए। तो आज सारा विश्व भी जो है योग दिवस को भी लेकर मनाते आया है और योग को बढ़ावा दे रहा है। उसके साथ ही अब तक कभी भी योग के द्वारा विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों का इतना ध्यान आकर्षित नहीं था, अगर हम लोग इससे पहले की बात करेंगे। और इतना जो है सब होते हुए योग के बारे में अनेक जो है आपको भ्रामक धारणाएं प्रचलित देखने को मिलेगा। यानी कि योग इतना प्रचलित है लेकिन फिर भी लोगों के मन में इसको लेकर जो है अलग अलग बातें देखने को मिलता है कि योग के संबंधित कौन कौन सी भ्रामक धारणाएं हैं जो कि आपको बताती है कि योग जो है एक रहस्यमयी क्रिया है, इस तरीके की बातें करती हैं। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कौन कौन सी भ्रामक धारणाएं हैं, ठीक है, योग को लेकर। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं योग हम लोगों के लिए थोड़ा ना है, अपितु ये कुछ विशेष लोगों के लिए है। ऐसी बातें की जाती है कि योग जो है सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये विशेष लोगों के लिए है। ठीक है, ऐसी बातें की जाती है। उसके साथ ही योग जो है अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं चमत्कार से जुड़ा हुआ योग, इस तरीके की बातें करते हैं। उसके साथ योग रहस्यवादी है, जादू टोना है, विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है। तो इस तरीके की बातें जो है फैली हुई है लोगों के मन में। ओके, उसके साथ ही और क्या बातें हैं, योग एक चिकित्सा पद्धति है जो कि सारे रोग को ठीक करता है। तो योग जो है सारे रोग को ठीक नहीं करता। अगर अचानक एक्सीडेंट हुआ हो इंसान का या फिर अचानक कुछ ऐसी चीजें घट गई हो तो तुरंत इंस्टेंट इलाज जो है संभव नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि सभी रोगों को ठीक करता है, ये एक चिकित्सा पद्धति है। तो चिकित्सा पद्धति नहीं इसको बोल सकते हम लोग। ठीक है, उसके साथ ही योग जो है एक दर्शन है और जिसे विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांत पर का जो है विचार होता है। तो ये बताया गया है कि योग जो है एक दर्शन है और जिसमें विश्व संबंधी जो है तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है। तो ये सारी जो है भ्रामक धारणाएं बताई गई है आपकी पुस्तक में, योग चिकित्सा के पुस्तक में। उसके बाद योग जो है व्यायाम पद्धति मात्र है। योग को यहाँ व्यायाम से रिलेट कर दिया, लोग बोलते हैं योग एक तरीके का व्यायाम है। तो ये सारी जो है भ्रांति धारणाएं ये दर्शाती है कि अधिकांश लोग जो है योग को एक पूर्ण धारणा के रूप में देखने में असमर्थ है और उन्हें केवल योग की क्षमता का आंशिक आभास है, केवल योग की क्षमता के बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग साहित्य में योग के बारे में देखेंगे क्या बताया गया है। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस उसी को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजों को ध्यान नहीं देना है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे अ, योग में जो साहित्य में योग शब्द साध्य और साधन दोनों के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहित्य में योग को हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो साध्य और साधन दोनों के रूप में देखते हैं। साध्य के रूप में योग शब्द जो है सर्वोच्च स्तर पर व्यक्तित्व के समाकलन, इंटीग्रेशन
का भाव दर्शाता है। और युज, ये आपको याद रखना है कि युज जो है, युज धातु से बने योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। और ये एक व्यापक शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ समाकलन, गठन और उसमें सभी अन्य अर्थ समाविष्ट है। समत्व या फिर सामंजस्य, दूसरे शब्दों में वही अर्थ जो है दर्शाता है कि योग जो है, योग का एक साध्य रूप में अर्थ है, तो ये दर्शाता है। हेलो, किसी का माइक ऑन है क्या? हेलो हेलो, जी मैम। बताइएगा, बंद कर दीजिएगा माइक जिनका भी ऑन है। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका कि योग किस शब्द से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से हम लोग भ्रांतियां को भी देख लिए, धारणाएं जो भ्रामक धारणाएं थे, और साध्य और साधन के रूप में हम लोग योग को देखे। अब जो मेन आपका देखेंगे, आपको मेन चीजें जो ध्यान रखनी है, यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समस्त यौगिक अभ्यासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आसन लिया गया। नॉर्मली हम लोग हठ यौगिक ग्रंथ में अलग अलग चीजें देखते हैं, ठीक है, चतुरंग योग कहीं देखते हैं, कहीं सप्तांग योग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, उसके बाद बंद है, फिर क्रियाएं हैं, ध्यान है, और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, तो ये 6 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, 6 चीजें। आसन, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कैवल्य धाम के अनुसार है ये। ठीक है, ये बुक जो है आपके कैवल्य धाम पे प्रकाशित है। तो कैवल्य धाम के अनुसार यौगिक अभ्यासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो यौगिक अभ्यास, यौगिक, इस तरीके से क्यों लाइनिंग बन गया है, 1 सेकेंड। यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण लिखेंगे कैवल्य धाम के अनुसार। यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण जो है कैवल्य धाम के पुस्तक के अनुसार क्या बताया गया, यूनिट 9 के अनुसार। तो पहला लिखिएगा आप लोग आसन, दूसरा है आपका प्राणायाम, प्राणायाम, तीसरा है बंध, चौथा है क्रियाएं, पांचवा है ध्यान, छठा है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। सभी के बारे में भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा नोट्स आपको एक पेज में बनाना है ये सारी चीजों का। तो आपको यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण जो है 6 प्रकार से यहाँ पे बताया गया। आसन, प्राणायाम, बंध क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे आसन। यहाँ पे आसन के बारे में क्या बताया गया, हेडिंग देंगे आप लोग आसन। सबसे पहले हम लोग आसन को देखेंगे। आसन के बारे में क्या बातें की गई है आपकी इस पुस्तक के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो आसन शरीर की पोस्चर संबंधी अभ्यास है। तो ये आपका क्या है, पोस्चर संबंधी अभ्यास है, पोस्चर संबंधी अभ्यास है। ओके, उसके साथ ही मन और शरीर दोनों के लिए लाभ प्रदान करता है। मन एवं शरीर आपके बुक में ये दिए गए, अभी हम लोग आपको दिखाएंगे सारा चीज। तो मन और शरीर दोनों, दोनों के लिए जो है ये लाभ पहुंचाता है। और आसन से जो है क्या होता है, तो आप लोग लिखेंगे न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सिस। आसन से न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सिस में रिदम स्थापित होता है, में रिदम स्थापित होता है। ओके, आसन से क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सिस में जो है रिदम स्थापित होता है। और प्रैक्टिस ऑफ आसन इम्प्रूव मसल टोन।
तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आसन का तो क्या होता है, मसल में टोन उत्पन्न होता है। ठीक है, मसल टोन उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आसन के टाइप। अगर हम लोग आसन के टाइप की बात करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसन के बारे में हम लोग देखेंगे कि आसन को हम लोग यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आसन को हम लोग यहाँ पे 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से देखेंगे तीनों को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ध्यान धारणात्मक आसन, मेडिटेटिव मेडिटेटिव आसन, आसनास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान धारणात्मक आसन। दूसरा है आपका संवर्धनात्मक आसन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग आसन, आसनास, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं संवर्धनात्मक आसन। तीसरा जो है आपका वो है शिथिलात्मक शिथिलात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन रिलैक्सेटिव आसनास। ठीक है, तो ये 3 टाइप जो है आपको ध्यान रखना है। पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, मेडिटेटिव आसनास, उसके बाद है स्टिमुलेटिंग आसनास, एंड तीसरा है आपका रिलैक्सेटिव आसनास, यानी कि ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक आसन। ठीक है, शिथिलात्मक आसन। अब हम लोग देखें जो जो ध्यान धारणात्मक होते हैं, ये क्या है, बैठ कर किए जाते हैं। ध्यान धारणात्मक कैसे करते हैं, तो हम लोग बैठ कर करते हैं। बैठ कर किए जाने वाले, इसमें हम लोग सिर गर्दन को सीधा रखते हैं। सिर गर्दन सीधी रखने की बात की जाती है, धड़ सीधा रखने की बात की जाती है। ठीक है, जो आपके स्टिमुलेटिंग आसनास है, इसमें हमारा शरीर क्या है, मजबूत करने वाला होता है। यह आसन संवर्धन करता है, शरीर को क्या करता है, शरीर को मजबूत करने वाला होता है ये। ठीक है, शरीर मजबूत करने वाला। और इसमें जैसे आपके आ जाएंगे चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे आपके आसन आ जाएंगे। शिथिलात्मक आसन में देखेंगे तो आराम करने वाले। ठीक है, आराम करने वाले आसन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आसन के बारे में देखें, जो कि एक पोस्चर से संबंधित होता है। हमारे शरीर और मन दोनों में इसका लाभ होता है। साथ में ये हमारे न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्सेस में रिदम स्थापित करता है। और ये अगर आसन का प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो है मसल टोन इम्प्रूव्स होता है। उसके साथ ही हम लोग आसन के 3 टाइप्स को देखे, मेडिटेटिव आसनास के बारे में देखेंगे, स्टिमुलेटिंग आसनास, और साथ में आपके रिलैक्सेटिव आसनास के बारे में। ठीक है, तो ये 3 आसन के बारे में हम लोग देखे। आगे हम लोग आसन का वर्गीकरण जो देखे हैं, इसको हम लोग डीपली एक बार देख लेते हैं। ओके, अब बुक में आते हैं, वहां पे क्या बताया गया उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, तब आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, आसन, आसन जो है ये शरीर की क्या है, आपके शरीर की पोस्चर के विशेष प्रकार है, जो कि मन और शरीर को स्थिर खिंचाव द्वारा स्थैर्य जो है प्रदान करते हैं। तो ये आपके मन और शरीर में स्थैर्य प्रदान करता है। उसके साथ ही देखेंगे तो इसका उपयोग पेशीय तंत्रिका तान आवेग, यानी कि न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्सेस, जो अभी मैं लिखवाई, इसको नोट कर कीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं पेशीय तंत्रिका तान आवेग, यानी न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्स में उचित जो है रिदम, यानी कि लय स्थापित करना, और पेशीय तान में सुधार करता है आसन। आसनों के 2 आधारभूत सिद्धांत है, स्थिरता, स्थैर्यम सुखम आसनम बोलते हैं ना, तो स्थिरता और सुख, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्थिरता और सुख। उसके साथ ही आसन का स्वरूप देखेंगे तो मनोकायिक होता है। ठीक है, साइकोमेटिक होता है, मनोकायिक, साइकोमेटिक। केवल ये कायिक नहीं है। ठीक है, ये केवल कायिक नहीं है। यद्यपि आसन जो है शरीर द्वारा किए जाते हैं, तथापि उसका मन पर भी प्रभाव और अनुभव हो जाता है, अनुभव में आता है। अब प्रत्येक आसन आयास रहित ढंग से किया जाना चाहिए, सुखद अवधि तक बनाए रखना चाहिए। आसन करते समय झटके नहीं देने हैं, और आसन अभ्यास में
से जो है अनुचित विश्रांति यानी कि थकान नहीं आनी चाहिए। तो आसन जो है, आसन करने से हमें थकान नहीं आनी चाहिए, झटके देकर हमें नहीं करना है। आसनों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, ध्यान धारणात्मक 3 प्रकार से देखें, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक आसन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्यान धारणात्मक आसन के बारे में, जो कि बैठकर किए जाते हैं और उनसे जो है शरीर स्थिर सुखद स्थिति में रहता है। हाथ और पैरों की विधि विन्यासों से जो है विभिन्न ध्यान धारणात्मक आसनों में किए जाते हैं। इस आसनों की विशेषता क्या है? सिर, ग्रीवा, धड़ और जो उदर है वो सीधा रहता है। ये आपके ध्यान धारणात्मक आसन। नेक्स्ट आसन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक, ये संवर्धनात्मक आसन जो है ये निश्चल यानी कि स्टैटिक खिंचाव होते हैं, जो कि पेशी में स्वास्थ्य तान यानी कि टॉनिक उत्पन्न करते हैं। इससे रीढ़ में लचीलापन आता है, पीठ एवं मेरुदंड की पेशियों को बल मिलता है और ये शरीर अंतर्गत पक्ष को और औदरिक मर्मों के कार्यों को भी उद्दीप्त करता है। बैठकर, लेटकर, खड़े होकर स्थिति में करने की अनगिनत आसन है। तो इसे हम लोग संवर्धनात्मक आसन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिथिलात्मक आसन के बारे में देखेंगे। शिथिलात्मक आसन की संख्या भी जो है, संख्या में ये कम है और इन्हें जो है लेट कर किया जाता है और इससे जो है शरीर और मन को विश्रांति देने हेतु जो है इसे करते हैं हम लोग। और सामान्यतः ये आसन अन्य यौगिक अभ्यासों के लिए एक पर्याप्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है, यानी अन्य आसनों के लिए हमें तैयार करता है, जैसे कि शवासन वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग देखे आसन के बारे में। क्लियर होगा सभी को? चलिए, अब हम लोग प्राणायाम के बारे में देखेंगे। प्राणायाम, दूसरा जो था हमारा क्या था? प्राणायाम। ऊपर क्यों आ रहा है? 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे अब प्राणायाम के बारे में। ठीक है, अगर प्राणायाम के बारे में बात करते हैं तो प्राणायाम में हम लोग देखेंगे कि श्वास की यहाँ पे लंबी और सुखद समय अवधि तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रोकना है हम लोग। प्राणायाम में क्या करते हैं? लंबी एवं सुखद, लंबी एवं सुखद समय अवधि तक अगर हम लोग रोकते हैं तो प्राणायाम की जो है ये आवश्यक प्रविधि है। ठीक है, लंबी और सुखद समय तक हम लोग रोक सके। और प्रारंभिक अभ्यास में श्वास और प्रश्वास का जो अनुपात होना चाहिए, श्वास एवं प्रश्वास का जो रेशियो होना चाहिए वो 1:2 के अनुपात में होना चाहिए, 1:2 के अनुपात में। प्राणायाम से क्या होता है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे हमारा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एएनएस, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राणायाम से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है हमारा। और प्राणायाम जो है ध्यान आदि की स्थिति प्राप्ति के लिए उपयोगी है। तो ये ध्यान की स्थिति प्राप्ति के लिए जो है उपयोगी होता है हमारा प्राणायाम। उसके साथ ही हम लोग अगर देखेंगे प्राणायाम, तो प्राणायाम में जो है इसको 3 भागों में हम लोग 3 तरीकों से देखते हैं। पहला जो है आपका नियंत्रित प्रश्वास है, नियंत्रित प्रश्वास, जिसे हम लोग पूरक के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका नियंत्रित धारण, जिसे हम लोग कुंभक बोलते हैं। तीसरा है आपका नियंत्रित निःश्वसन, निःश्वसन, इसे हम लोग रेचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेचक के नाम से। तो ये पूरक रेचक कुंभक जो है हमारे
प्राणायाम में बताए गए हैं। अब हम लोग इसी को देख लेते हैं अच्छे से। तो प्राणायाम के बारे में देखेंगे तो प्राणायाम जो है, प्राणायाम के अभ्यास से स्वायत्त नाड़ी आवेगों के प्रवाह के मार्गों में से एक श्वसनीय आवेगों पर जो है नियंत्रण लाते हैं, और सांस की लंबी और सुखद समयावधि तक रोके रखना प्राणायाम की एक आवश्यक प्रविधि है। तो यहाँ पे अभी वही चीजें देखिए, लंबी और सुखद समय तक रोके रखना, ये क्या है, एक आपकी प्रविधि है जो कि प्राणायाम की है, सुखद और लंबे समय तक। भगवान, उसके साथ ही देखेंगे तो परंतु प्रारंभिक अभ्यास में सांस रोकने की क्रियाओं को पूर्णतः टाला जाता है, यानी 1:2 के इस समय के अनुपात में नियंत्रित प्रश्वसन और निश्वसन करने पर बल दिया जाता है। निश्वसन अवस्था इस प्रकार नियंत्रित की जाती है कि बाद में आने वाले प्रश्वास अवस्था में सांस की मंद गति और नियंत्रित श्वसन प्रभावित नहीं होने पाते। प्राणायाम के हम लोग देखेंगे, प्राणायाम के अनेक प्रकार, जिसमें श्वास प्रविधि के भिन्न-भिन्न प्रकार जो है हम लोग देखते हैं, और इसमें एक या दोनों नथुने से, कभी मुख से सांस ली जाती है प्राणायाम के क्रम में। और अगर हम लोग बेसिक रूप से देखेंगे यहाँ पे, तो प्राणायाम 3 जो है प्रावस्थाओं में, अ, नियंत्रित श्वसन, अ, उसके बाद नियंत्रित धारण और नियंत्रित निश्वसन को यौगिक शब्दावली में क्रमशः पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पे बताएं। नियंत्रित प्रश्वास में पूरक, नियंत्रित धारण में आपके कुंभक, और नियंत्रित निश्वसन में आपके रेचक। ठीक है। उसके साथ ही प्राणायाम के में जो है मुख्य जो है हेतु स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पर जो है नियंत्रण प्राप्त करके इसके साथ मानसिक कार्यों को प्रभावित करता है। और प्राणायाम उच्च यौगिक अभ्यासों में ध्यान में उपयोगी होता है। तो ये हम लोग देखे प्राणायाम के बारे में। ओके, क्लियर है सभी को? अब हम लोग देखेंगे मुद्रा और बंध के बारे में। ठीक है, मुद्रा और बंध के बारे में। तो मुद्रा बंध के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये शरीर के ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के संबंध के बंध में जो है ये पकड़े जाते हैं, और ये मर्मों के रक्त सुलभ कराते हैं, हमारे शरीर में रक्त का सही से सुलभ कराते हैं, और रक्त परिसंचरण और पोषण दबाव न्यून अधिक कर सुधारते हैं। अगर रक्त, हमारे शरीर में रक्त का संचार जो है अधिक है या कम है, या पोषण किस तरीके से है, तो न्यून और अधिक उसके अनुसार से ये सुधारते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक जो है स्थैर्य बनाए रखने में योगदान देते हैं। प्राणायाम में उपयोग करने के आधार पर बंद और मुद्राओं में भेद किया जाता है। प्राणायाम में प्रयुक्त मुद्राएं जो है प्रायः बंद कहलाती है। तो प्राणायाम में जो मुद्रा हम लोग यूज करते हैं उसे ही बंद कहते हैं, क्योंकि वो बांधती है और विशिष्ट नाड़ी क्रिया को किसी विशिष्ट दिशा में या स्थान में भेजती है। जैसे कि जालंधर बंद है, उड़ियान बंद है। कुछ आसनों में, कुछ आसनों को मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि उनकी विशिष्ट प्रभाव और मार्ग जिनमें जो है प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जो है बंद और मुद्राएं के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे मेन रूप से, जो कि आपके यौगिक अभ्यास में बताया गया है, बंध और मुद्राएं में। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में बंधन में जो है ये पकड़ता है, बंद अथवा पकड़ है। और प्राणायाम में प्रयोग होने वाली मुद्राएं को हम लोग प्राय क्या कहते हैं, तो बंद बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बांधती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके जालंधर बंद है, उड़ियान बंद है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग मूल बंद, महाबंद, ये सारा बंद के भी बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्रियाएं के बारे में। आप लोग को पता है शुद्धि क्रिया, सठ क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिया के बारे में देखेंगे। शुद्धि अगर प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, और इन्हीं कारण जो इसे सठ क्रिया बोलते हैं। ये क्रियाएं धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये क्रम आपको बताना है, हठ प्रदीपिका का है, ये घेरंड संहिता का है। ये बताइए, ये हठ प्रदीपिका से रिलेटेड है ना? जल्दी से बताइए। ये हट का। ठीक है, तो आपके धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति, जो कि हठ प्रदीपिका में जैसे बताया गया, सेम यहाँ भी वही है। धौती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं इसका क्रम। और इसके प्रत्येक, और इन प्रत्येकों के जो है कई प्रकार हैं, और ये क्रियाएं विविध अंगों और तंत्रों, उत्तकों का समायोजन क्षेत्र बढ़ाती है,
और उनकी प्रतिक्रियाशीलता का स्तर ऊपर उठाती है। ये क्रियाएं विविध प्रतिक्षेपों यानी कि रिफ्लेक्स पर नियंत्रण लाती है और मनोशरीर क्रियात्मक संतुलन प्रस्थापित करती है। क्रियाओं की शुद्धि करने वाले माध्यम जो है वायु, जल, घर्षण और चालन गति मैनिपुलेशन क्रियाएं द्वारा जो है शुद्धि होने वाले शरीर क्षेत्र। अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शुद्ध होने वाले शरीर के क्षेत्र, इसका क्रम पूछ दिया गया था। हम लोग ऊपर से नीचे तक अपने शरीर की शुद्धि की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में इसका क्रम पूछा गया है और यहाँ पे जो हिंदी बुक में दिया गया है इसका क्रम एक ही चीज को दो बार जैसे रिपीट किया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नासा है, ग्रसनी है, मुख है, कपाल है, जठर है, फिर से ग्रसनी दे दिया, गुदा दे दिया, मलाशय और आंत दे दिया। यहाँ पे नोट करेंगे कुछ, ठीक है। आपको इंग्लिश बुक के अनुसार यहाँ पे ध्यान रखना है शुद्धि क्रियाओं का यहाँ पे क्रम क्या बताया गया है, ठीक है। तो पहले लिखिएगा नोज, उसके बाद है फेरिंग्स, नोज, फेरिंग्स, माउथ, फोरहेड, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस मैम और रेक्टम। ग्रसनी 2 बार हो गया ना मैम? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं बोल रही हूँ मैम, ग्रसनी 2 बार हो गया ना? हाँ, यहाँ ग्रसनी दो बार है, इसलिए तो बोल रही हूँ आपको इंग्लिश बुक के अनुसार ध्यान रखना है, ठीक है। नासा है, नासिका के बाद आपका जो है ग्रसनी जो है यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपके माउथ है, फिर कपाल, फोरहेड हो जाएंगे, फिर स्टमक हो जाएंगे, ये ग्रसनी नहीं होगा, ठीक है। और जठर में स्टमक ही आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आंत होना चाहिए। यहाँ पे आंत का क्रम अलग है, आंत लास्ट में दे दिया है। यहाँ आंत हो जाएगा तो इंटेस्टाइन आ जाएगा, गुदा तो एनस सही है और रेक्टम आपका मलाशय भी सही है, ठीक है। आंत यहाँ पे नहीं होगा, आंत का क्रम यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है अब? यही क्रम आपको याद रखना है जो मैं इंग्लिश में लिखी हूँ। और यहाँ पे आपको ग्रसनी जो है लास्ट वाला ग्रसनी नहीं होगा, वहां पे आंत लिखिएगा, ओके। साथ में आपको घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों के अनुसार जो है षटक्रिया का जो क्रम है वो ध्यान रखना है। घेरण संहिता में आपके नीति के बाद लौलिकी बताया गया है और उसके बाद त्राटक है, जबकि यहाँ पे नीति के बाद त्राटक है तब नौली है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ध्यान के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान के बारे में क्या बताया गया है, तो ध्यान जो है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का एक क्या है, अभ्यास है। और जिसका प्रारंभ जो है बाह्य वस्तुओं से ज्ञानेंद्रियों को हटाते हुए बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना है। ध्यान की अनगिनत प्रविधियां हैं और यह एक लीन यानी कि मग्न होने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान किसी एक वस्तु, ध्वनि, विचार या फिर अनुभव पर लगाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे यही जो है आपको ध्यान रखना है और इसको हम लोग ट्रैंकुलाइजर के रूप में जानते हैं। ध्यान को याद रखिएगा, ध्यान एक महान जो है प्रशांतक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान एक महान जो है प्रशांतक यानी कि ट्रैंकुलाइजर ट्रैंकुलाइजर के रूप में कार्य करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर भी आसन और प्राणायाम में पर्याप्त सिद्धता प्राप्त किए बिना ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करना सुरक्षित नहीं है। योगाभ्यास के प्रारंभिक सोपानों में ध्यान का उच्च स्थान है और ध्यान का आधारभूत सिद्धांत आंतरिक आत्मज्ञान है। तो ये भी याद रखना है कि ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो आंतरिक आत्मज्ञान है, ठीक है। अब लास्ट जो आपका छठा वाला था अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है। हम लोग छठवा वाला देख रहे हैं, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, इसे हम लोग यम और नियम से जोड़ते हैं, ठीक है। यौगिक शब्दावली में जैसे हम लोग सबसे पहले यम नियम अष्टांग योग में क्या करते हैं, पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन यहाँ पे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत आपके यम और नियम को जोड़ दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यम और नियम हम लोग करते हैं, कहते हैं अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास को। अपने आचरण को नियमित कर एक विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए यह स्व आरोपित प्रतिबद्ध है और ये सभी यौगिक अभ्यासों का आधार है। तो यम नियम जब तक आपका सही नहीं रहेगा आप कोई भी अभ्यास सही से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साधना आपको मुश्किल है मोक्ष प्राप्त करना, तो यौगिक अभ्यासों का क्या बोलते हैं, आधार इसको बोल सकते हैं, जो सबसे पहला हम लोग मानते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आचरण को नियमित कर एक विशिष्ट अभिवृत्ति यानी कि अभिवृत्ति निर्मित करते हैं और स्वयं द्वारा जो है लगाए गए प्रतिबद्ध है ये। तो ये आपको ये चीज याद रखना है कि यम और नियम जो है ये आपके यौगिक अभ्यासों का आधार है। ओके, और सभी यौगिक अभ्यासों का स्वरूप क्या है? मनोकायिक है, मन और शरीर दोनों से जुड़ा है। सभी यौगिक अभ्यास एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, यम नियम करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रत्येक अभ्यास समान प्रभाव न्यून या अधिक मात्रा में विभिन्न मार्गों पर द्वारा जो योगदान देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, हम लोग अभी क्या देखें? हम लोग अभी जस्ट देखे यौगिक अभ्यासों का वर्गीकरण, जिसमें केवल राम पुस्तक के अनुसार हम लोग 6 प्रकार का वर्गीकरण किए थे। आसन, प्राणायाम, बंद क्रियाएं, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ये 6 विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे, जैसे हम लोग अध्यापन की विधियां बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे योग प्रशिक्षण की विधियां। ठीक है, योग प्रशिक्षण की विधियां को देखेंगे, अध्यापन विधियां। इसको हम लोग टीचिंग जो है कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अध्यापन विधियां को क्या बोलेंगे? तो टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग कंपोनेंट, टीचिंग कंपोनेंट बोलते हैं, शैक्षणिक घटक बोलते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में याद लिखिएगा यहाँ पे, शैक्षणिक घटक। ओके, तो अध्यापन की विधियां, अर्थ और उसके कार्यक्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको 6 भागों में बांटा गया है। जो टीचिंग कंपोनेंट है इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला है अध्यापन। अध्यापन को हम लोग बोलते हैं टीचिंग। अधिगम, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। अध्यापक को बोलते हैं टीचर। छात्र आपका स्टूडेंट हो गया। विषय एवं क्रियाएं यहाँ सब्जेक्ट हो जाएंगे। और आपके पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 6 आपके शैक्षणिक घटक बताए गए हैं, टीचिंग कंपोनेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अध्यापन है, सबसे पहला अध्यापक शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है, जिसके निम्नलिखित घटक हैं। तो घटक से याद रखना है, टीचिंग कंपोनेंट से याद रखना है, शैक्षणिक घटक से याद रखना है। शैक्षणिक घटक 6 बताए गए हैं। ये आपके एग्जाम में कोर्स आपके संख्या पूछा जाता है, ये याद रखना है। अब आपके अध्यापन, अध्यापन का मतलब क्या होता है? टीचिंग मीन्स, तो यहाँ पे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं, विविध संबंधी मेथड इसमें देखने को भी मिलता है। वीडियो संबंधी मेथड यानी कि डिफरेंट जो है, डिफरेंट टीचिंग मेथड। उसके बाद अधिगम, अधिगम में कार्य द्वारा समायोजन की प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पे हम लोग लर्निंग करते हैं, लर्निंग। उसके बाद अध्यापक, अध्यापक जो है क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है डायरेक्टर का प्रोसेस, प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति। जो टीचर होता है वो क्या होता है? प्रोसेस का डायरेक्टर होता है, प्रोसेस डायरेक्टर। छात्र जो है व्यक्ति के कार्य द्वारा अपने को समायोजित करता है। तो यहाँ पे छात्र जो है व्यक्ति के कार्यों द्वारा अपने को समायोजित करता है। विषय क्रिया सीखने के विषय वस्तु है। और पर्यावरण जो है कक्षा या फिर परिस्थिति में पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। तो जिस इन्वायरमेंट में आपकी पूरी पढ़ाई होती है उसको यहाँ पे इन्वायरमेंट बोली गई है। ठीक है, ये आपको पूरा टॉपिक याद रखना है, यहाँ से लेके जो 6 दिए गए हैं अध्यापन की विधियां जो दी गई है, शैक्षणिक जो घटक 6 दिए गए, इसको आपको पूरी तरीके से याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे शब्दावली। तो शिक्षा एक जो है वृद्धि, विकास और अपने अनुभवों में कुछ नया जोड़ने की प्रक्रिया है। शैक्षणिक प्रक्रिया के 2 जो है प्रवस्था होती है, एक होता है अध्यापन और दूसरा होता है सीखना। अब यहाँ पे शैक्षणिक प्रक्रिया के 2 जो है प्रवस्था पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, शैक्षणिक अवस्था के 2 घटक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या हो जाएगा, एक आपका अध्यापन हो जाएगा और एक आपका सीखना हो जाएगा, ना कि टीचिंग और लर्निंग। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग। अध्यापन
अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होता है, और जो आपका सीखना है ये छात्र द्वारा पूर्ण अंगों यानी कि ऑर्गेनिज्म का अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई जो है नई परिस्थितियों में समायोजन है। तो जो छात्र होता है वो नई परिस्थितियों में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि छात्र में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है और अपने नेतृत्व में जो है व्यक्ति के अनुभव को गठित निर्देशित करता है। वह आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो कि छात्र में निहित कुछ भी उत्तम उसे उजागर करेगा। तो एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि उस बच्चे में ऐसा क्या है खूबियां जो कि उसको बाहर निकाल दे, और इस तरीके से बच्चों में जो है मोटिवेट करना है, उसको इस तरीके से निर्देशित करना है ताकि वो आगे जाके कुछ कर पाए। इस तरीके से ऐसी जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, अपने अनुभव के द्वारा जो है बच्चों को सिखाए, इस तरीके का उसका व्यक्तित्व भी होना चाहिए। और छात्र के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है जो टीचर की क्या चीजें वो पूछा जाता है कि कैसा व्यक्ति है। तो छात्र में सीखने की प्रक्रिया को ये उद्दीप्त करता है, नेतृत्व में व्यक्तित्व के अनुभव को गठित और निर्देशित करता है, और ये आवश्यक है कि शिक्षक जो है, एक शिक्षक जो कि छात्र में निहित कुछ भी उत्तम हो उसे उजागर करे। छात्र के बारे में पूछा जाएगा तो क्या याद रखेंगे, तो छात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति को समायोजित करने का इच्छुक होता है। यानी जो भी चीजें शिक्षक बता रहा है उसे जो है अपने अंदर समायोजन करने की क्षमता को रखता है। विधियां देखेंगे तो अध्यापक द्वारा प्रयुक्त ये प्रविधियां एवं कार्यविधियां हैं जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच परस्पर जो है आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अध्यापन का कार्य क्षेत्र के बारे में। जो हमारी लर्निंग है, अधिगम है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है इसके बारे में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी लोग थम कर दीजिएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना? देख समझ में आ रहा है ना? यस रंजना मैम, जी भी क्लियर है मैम। चलिए, ओके। मैम क्लियर है, पहले भी थोड़ा बहुत आपसे मैं पढ़ी हूँ इसलिए ओके, समझ पा रही ठीक है, आगे देखते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको बुक से सारी चीजों को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में ना, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सठ क्रिया में हमारी जो शुद्धि क्रिया है उसका क्रम, अब अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल वो चीजों से आप छूट जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीजों को, बुक को देखना बहुत जरूरी होता है जिस बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, और बाकी चीजों में एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अध्यापन का कार्यक्षेत्र हम लोग देखेंगे। अध्यापन के कार्यक्षेत्र यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग, इसे हम लोग बोलते हैं लर्निंग। अध्यापन का उद्देश्य क्या है, तो छात्र में परिवर्तन लाना। ठीक है, अध्यापन का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो छात्रों में परिवर्तन लाना। और जब तक सीखना नहीं होता है तब तक अध्यापन नहीं होता। यानी जब तक आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तब तक आपकी जो है लर्निंग नहीं हो रही है, टीचिंग नहीं, लर्निंग नहीं हो रही है। ठीक है, अध्यापन केवल सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है और उसमें छात्रों के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और निर्देशित करता है। तो अध्यापक का कार्य क्या है, टीचर का काम क्या है, वो ऐसा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि बच्चा जो है उसमें कुछ सीख ले, उसे कुछ प्रोत्साहन मिले, कुछ निर्देश मिले जिससे वो कुछ सीख ले। सीखना छात्र द्वारा होता है, हमेशा कौन सीखता है, तो यहाँ पे छात्र द्वारा सीखना होता है। और प्रत्येक छात्र को स्वयं सीखना होता है। प्रत्येक छात्र जो है स्वयं ही सीखता है, कोई जरूरी अध्यापक छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने का कार्य करता है। और टीचर क्या करता है, या टीचर स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है और दोनों का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो अध्यापक जो है छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने का कार्य कार्य करता है और सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। ये टीचर का काम है कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा सीख सके। अगर हम बात करेंगे अध्यापन के बारे में, तो अध्यापन क्या है, एक विज्ञान है और इन्हीं किन्हीं सिद्धांतों पर जो है आधारित तर्क मूल यानी कि लॉजिक और व्यवस्था होती है। अ, अध्यापन के बारे में बात करेंगे तो यह एक कला भी है, क्योंकि इसमें उसे जो है किसी एक सूत्र में नहीं समेटा जा सकता है।
एक कला के रूप में अध्यापन में छात्र को प्रभावित करने के कारकों और सीखने के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है, जिसे आवश्यकतानुसार संपरिवर्तित करना चाहिए। तो परिस्थिति के अनुसार जो है आपकी चीजें चेंज होती हैं, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, समग्र अध्यापन और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग की शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक छात्र केंद्रित है। तो अभी वर्तमान समय में बात करेंगे तो जो हमारी शिक्षा है वो किस पे केंद्रित है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड है हमारा वर्तमान शिक्षा पद्धति। तो अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है छात्र पर केंद्रित होता है। ओके, अध्यापन और अधिगम याद रखिएगा, टीचिंग और लर्निंग संपूर्ण रूप से किस पर केंद्रित होता है, तो छात्र पर केंद्रित होता है, स्टूडेंट पे केंद्रित होता है। ठीक है, ये बातें याद रखना है। अध्यापन क्या है, तो अध्यापन विज्ञान और कला दोनों है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग मेथड्स के बारे में, टीचिंग के मेथड्स को हम लोग देखेंगे, अध्यापन की विधियां को देखेंगे। ठीक है, इसे टीचिंग मेथड्स के रूप में याद रखेंगे, टीचिंग मेथड्स। तो अध्यापन की प्रक्रिया में अनेक विधियों को कार्यों से परखा गया है और यह जो है पाया गया है कि उसके मुख्यतः दो वर्ग हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि दो वर्गों में इसे बांटा गया है, किसको, अध्यापन की विधियां को। ठीक है, अध्यापन की विधियां को हम लोग दो वर्गों में देखेंगे। पहला है आपका क्या है, तो निर्देशित विधियां है, पहला आपका निर्देशित विधियां है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका व्यवहारिक विधियां है। ठीक है, व्यवहारिक विधियां। ठीक है, तो जो निर्देशित विधियां है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में आपको याद रखना है गाइडेड, गाइडेड या थ्योरेटिकल मेथड बोलते हैं। ठीक है, गाइडेड या थ्योरेटिकल मेथड। और जो व्यवहारिक विधियां हैं इसे हम लोग प्रैक्टिकल मेथड बोलते हैं, प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा, ऐसे समझ में नहीं आता। निर्देशित प्रक्रिया में क्या हो रहा है, गाइड हो रहा है, थ्योरेटिकल मेथड है, निर्देश करने वाली विधि है। व्यवहारिक में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रैक्टिकल मेथड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है निर्देशित विधियां है, यहाँ पे जो है कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती है। तो ये सैद्धांतिक चीजों को पढ़ाने में काम आती है। जो व्यवहारिक है, जो प्रैक्टिकल मेथड है, ये कौशल में क्रिया क्षेत्र एवं व्यायामशालाओं में पढ़ाने की विधियां हैं। तो यहाँ पे खेल के मैदान में हो या फिर व्यायामशालाओं में जो भी चीजें व्यवहारिक कौशल के लिए कराया जाता है, ये आपकी प्रैक्टिकल मेथड है। तो एक आपका थ्योरेटिकल मेथड हो गया और एक आपका प्रैक्टिकल मेथड हो गया। ये आपके टीचिंग के क्या है, मेथड है। दो मेथड आपको याद रखना है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, बस यही बताया गया योग में आपको यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कक्षागत विविध व्याख्यान विधि, सॉरी कक्षागत विधियां, व्याख्यान विधि और स्वर पाठ विधि, रेसिटेशन मेथड, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, विविध जो है प्रयोगशाला विधि, अभिनय विधि, समूह चर्चा इत्यादि नामों से जानी जाती है। तो आगे जो है हम लोग अभी देखेंगे अध्यापन की मूलभूत विधियां के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है ना, अध्यापन की मूलभूत विधियां, उसको हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो, चलिए आगे देखते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं पारंपरिक रूप से अगर सफल अध्यापन के दो ढंग देखेंगे। सफल अध्यापन के दो ढंग बताए गए, एक यहाँ पे अध्यापक केंद्रित और दूसरा है छात्र केंद्रित। किनका माइक ऑन रहता है भाई? यानी कि टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, टीचिंग मेथड दो तरीके से बताए गए, टीचर सेंटर और एक आपका स्टूडेंट सेंटर। ओके, अगर टीचिंग सेंटर की बारे में बात करेंगे तो प्राचीन समय में अध्यापक जो होता था वो अध्यापक केंद्रित होता था और यहाँ पे योग भी
योग की भी ये मुख्य विधि है, जो आपकी टीचिंग जो सेंटर्ड है ना, ये योग की मुख्य विधि है। और जो स्टूडेंट सेंटर है, वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक विचारधाराओं में, तो ये छात्र केंद्रित विधि पर बल देता है और मुख्य रूप से छात्र की आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है वर्तमान समय में, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड में। तो ये बातें की गई है। अब जो मेन चीजों को हम लोग देखेंगे वो है आपकी, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। कहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग। अध्यापन की मूलभूत विधियां को हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूलभूत विधियां, अध्यापन की मूलभूत विधियां में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेक्चर मेथड। इसके जो है 7 टाइप्स बताए जाते हैं, 7, ठीक है। अध्यापन की मूलभूत कितनी विधियां हैं, तो 7 मेथड है। पहला है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, इसे हम लोग व्याख्यान विधि भी बोलते हैं, व्याख्यान विधि। दूसरा है आपका रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड, इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशित अनुक्रिया विधि। निर्देशित अनुक्रिया विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि। ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। थर्ड नंबर में है पर्सनल गाइडेंस मेथड, या फिर इसको बोल देंगे हम लोग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड। इंस्ट्रक्शन मेथड, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तित्व निर्देशन विधि। व्यक्तिक निर्देशन विधि, निर्देशन विधि, ठीक है। तो आपके हो गए लेक्चर मेथड, रिस्पॉन्स एंड इंस्ट्रक्शन मेथड, उसके बाद पर्सनल गाइडेंस मेथड या फिर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, इसी को बोलते हैं दूसरे नाम से। एंड फोर्थ में देखेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर पे ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप डिस्कस मेथड। ग्रुप डिस्कशन मेथड, इसे हम लोग बोलते हैं समूह चर्चा विधि। 5वें नंबर पे देखेंगे हम लोग गाइडेंस प्रैक्टिस मेथड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड, ठीक है। मेथड, इसे हम लोग निर्देशित अभ्यास विधि बोलते हैं, निर्देशित अभ्यास विधि, निर्देशन अभ्यास विधि। 6ठा नंबर पे देखेंगे,
6 नंबर पे प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड, इसे परियोजना विधि बोलते हैं। परियोजना विधि। 7वें नंबर पे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसे हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सातों नाम आपको याद होना चाहिए क्रम वाइज। तो आधुनिक अध्यापन की मूलभूत विधियां जो है हम लोग अभी लिखे। ठीक है, अध्यापन की मूलभूत विधियां। ओके, सबसे पहला लेक्चर मेथड है, दूसरा आपका रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड है, तीसरा आपका है पर्सनल गाइडेंस मेथड या फिर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड भी बोलते हैं। चौथा है आपका ग्रुप डिस्कशन मेथड। पांचवा है गाइडेंस प्रैक्टिस मेथड या फिर डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। छठे नंबर पे है प्रोजेक्ट मेथड और 7वें नंबर पे आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। हिंदी में देखेंगे व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्तित्व निर्देशन विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशन अभ्यास विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, कल आप लोग क्लास में मैं जितनी भी चीजें पढ़ाई हूँ, जो भी शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को लिखाई हूँ, वो सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीजें जितना भी मैं बता रही हूँ सब इम्पोर्टेंट है, सब चीजें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी चीजें इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। तो कल याद करके आएंगे सब लोग।